Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन। इसकी वर्कशीट को हम करने वाले हैं, है ना, मार्जिनाइजेशन। जहां पर क्या कर दिया जाता है, इसका मतलब ये कि जब आपको असाइड कर दिया जाता है, हाशियाकरण जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, है ना, कौन सी कम्युनिटी, कौन से रिलीजन के लोग, कौन कौन माइनॉरिटी में, और साथ में बात करें ट्राइबल ग्रुप्स की या दलित लोगों की। हमेशा ये मेन स्ट्रीम से क्या रहते हैं, इनको अलग हटके कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, असाइड कर दिया जाता है ना। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी कि क्या क्या अत्याचार, क्या क्या दिक्कतें बेचारे जो अदर देन मेन स्ट्रीम है कम्युनिटी, वो कितना फेस करती है। पहले क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, है ना। पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है। फिर आपके पास मैच द कॉलम है, जोड़ियां मिलाएंगे हम, है ना, बढ़िया तरीके से जोड़ियों को मिलाएंगे। पहला पॉइंट है आदिवासी, उसके बाद है डिस्प्लेस, उसके बाद हायरकी, फिर मेन स्ट्रीम, फिर मिलिटराइज। सामने है अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ पर्सन और थिंग्स, द मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज कंसिडरेबल, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, पीपल हु आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम्स, है ना। मैच करना है, जोड़ियां आपको मिलानी है। आदिवासी को आप किससे मैच करना चाहोगे? चाहोगे नहीं, आपके चाहने से नहीं होता, सही आंसर होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो, आदिवासी को किससे मैच कराना चाहते हो आप? तो आदिवासी हमारे किस में आ जाते हैं, क्या रहते हैं वो? हमारे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनका मतलब ही होता है, लिटरल मीनिंग अगर इनका देखें तो इनका लिटरल मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल। डिस्प्लेस्ड किसी जगह से हटा देना, जो जगह पे है वहां से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो किससे मैच करोगे? देखो, कोशिश करो, ट्राई करो, हिम्मत दिखाओ और सही आंसर बताओ। Displaced, a graded system of person or things, the main current of a river or stream, an area where the presence of the armed forces is considerable, people who are forced to move from their homes। तो displaced का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये वाला, जैसे कि मैंने बताया ना कि फोर्स किया जाता है कि आप निकलो, हटो हमारे दूसरी जगहों से, डिस्प्लेस हो मतलब इन जगहों से, है ना। तो पीपल हु आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम्स, है ना, लोगों को क्या करा जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप अपने घरों से क्या करो, मूव करो। क्लियर, मतलब निकल जाओ, यहां से हटा दिया जाता है। हायरकी से आप क्या समझते? सुना होगा आपने कास्ट हायरकी, वर्ण हायरकी। क्या होती है हायरकी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हायरकी? हायरकी क्या हो जाती है? अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ पर्सन और थिंग्स, किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का ग्रेडेड सिस्टम, है ना, ग्रेड के अकॉर्डिंग या किसी स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एक मतलब लेवल सेट करते हो, हायरकी जैसा बनाते हो, ठीक है। मेन स्ट्रीम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेन स्ट्रीम? दो ऑप्शन है आपके पास, द मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, है ना, और क्या है, एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कंसिडरेबल। मेन स्ट्रीम से आप क्या समझते हो, जल्दी बताओ। मेन स्ट्रीम जैसे हम बोलते हैं ना, मेन स्ट्रीम रोल, मेन रोल, तो क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ये है द मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, इसे भी मेन स्ट्रीम ही कहा जाता है ना, जो रिवर की करंट, जो स्ट्रीम रहती है, जिसको धारा हम बोलते हैं। क्लियर। मिलिटराइज क्या हो जाएगा, एन एरिया, ऐसा एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ द आर्म फोर्सेस इज कंसिडरेबल। एन एरिया ऐसी जगह जहां पे किसकी प्रेजेंस, आर्म फोर्सेस की प्रेजेंस जो है कंसिडरेबल है, जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके मैच द कॉलम में, जरा देख लेते हैं क्या मैंने सही बताया है। फर्स्ट का मैंने डी बताया है, आदिवासी का ओरिजिनल इनहेबिटेंस। सेकंड का मैंने ई बताया है, डिस्प्लेस का पीपल हु आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम्स। थर्ड का मैंने ए बताया, हायरकी का ग्रेडेड सिस्टम ऑफ प्रेजेंस और थिंग्स, है ना, पर्सन्स और थिंग्स, सॉरी। मेन स्ट्रीम यानी फोर्थ का मैंने बी बताया, द मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम। फिफ्थ का मिलिटराइज बताया है, यानी फिफ्थ का सी, एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज कंसिडरेबल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो,
fill in the blanks. Dash a person who does not get adequate nutrition of or food. किसकी बात हो रही है? पर्सन है ना जिसको adequate पर्याप्त मात्रा में जो है न्यूट्रिशन और फूड नहीं मिलता. कौन किसको बोलते हैं? कौन होते हैं वो लोग और क्या टर्म हम उनके लिए यूज करते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन खाना नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन पोषण नहीं मिल पाता है? क्या बोलेंगे? क्या टर्म यूज करेंगे? हम यूज करेंगे उसके लिए माल नरिश्ड, है ना, कुपोषित. क्या बोलते हैं? माल नरिश्ड या अंडर नरिश्ड. सही बात है, अंडर नरिश्ड माल नरिश्ड ही तो है. जब पर्याप्त मात्रा में ना भोजन है ना खाना मिल पा रहा है तो अंडर नरिश्ड माल नरिश्ड है. A dash is an area or locality that is populated largely by members of a particular community. किसकी बात हो रही है? A dash is an area, ऐसा एरिया या लोकेलिटी दैट इज पॉपुलेटेड, है ना, जहां पे खूब सारी जनता हमें मिलेगी, लोग मिलेंगे, वो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के. जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ सिख लोगों की सोसाइटी है, या यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहते हैं, या यहाँ पे सिर्फ जो है बंगाली लोग ही रहते हैं, है ना. यानी पर्टिकुलर लोगों की कम्युनिटी आपको दिखेगा कि यही लोग ज्यादा हैं, सिर्फ यही यही रह रहे हैं. उसको क्या बोलते हैं? उस एरिया को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए. उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? A dash is an area or locality that is populated largely by members of a particular community. क्या बोलते हैं उस एरिया को? हम बोलते हैं घेटो, है ना. प्रोसेस पढ़ी थी हमने, घेटोइजेशन. घेटो मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे है, मेरे को लग रहा है, हम हमारे कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये जो सोसाइटी के लोग हैं सब अपर कास्ट के लोग हैं या दूसरी कास्ट के लोग हैं, तो ये लोग ना ढंग से बात करते हैं, इनके साथ अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं. तो हम क्या चाहेंगे कि अरे यार ऐसी जगह चलो जहाँ ज्यादा करके हमारे लोग हो. तो हम क्या करेंगे? ऐसी जगह रहने लग जाएंगे जहाँ सिर्फ हमारे टाइप के लोग हो. तो उसको क्या बोलते हैं? घेटोइजेशन. और उस एरिया को क्या बोलेंगे? घेटो. ठीक है. Dash is used to refer to those people or communities that are considered to be at the center of a society, that is often the powerful or dominant group. किसके लिए टर्म यूज किया जाता है ना? refers to those people, उन लोगों के लिए, उन कम्युनिटी के लिए जिनको क्या माना जाता है कि सोसाइटी में बिल्कुल केंद्रीय स्थान पे, बिल्कुल मेन जगह पे, मेन सेंटर में है. ऑफन दी पावरफुल और डोमिनेंट ग्रुप. जो कैसे ग्रुप होते हैं? पावरफुल और डोमिनेंट ग्रुप होते हैं. क्या बोलेंगे उन्हें? बताओ क्या बोला जाएगा? क्या टर्म यूज करेंगे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पावरफुल और डोमिनेंट ग्रुप, है ना. यानी मैंने एक टर्म भी यूज कर लिया, मेन, है ना, बिल्कुल मेन. तो क्या हो जाते हैं? मेन स्ट्रीम में, है ना, जो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट हमको दिखते हैं कि भाई ये लोग ज्यादा हैं, यानी सेंटर है, यानी सेंटर में, यानी मेन है. नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ. जो नियामगिरी हिल है लोकेटेड है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसकी? बताओ. नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बताओ किसकी?
क्या हो जाएगा हमारा आंसर? उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरिया दैट आर रिच इन डैश एंड अदर डैश। आदिवासी कौन से एरियाज में रहते हैं जो किसमें रिच है? एंड अदर डैश। आदिवासी का जो एरिया होता है ना, अच्छा रिच होता है, मतलब रिच रिसोर्सेज बढ़िया मिलती है वहां पे, है ना। तो किस की बात की जा रही है? क्या यहां पे मिलता है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मिलती है यहाँ पे? मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज मिलती है। क्लियर? तो ये आपके फिलिंदा ब्लैंक से आगे बढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। अराउंड 18% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। लगभग 18% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आदिवासी है। अच्छा, सही है क्या? बताइए। अराउंड 18% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा। 18% नहीं है, 8% हमने चैप्टर में पढ़ा था। मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट माइनिंग खदानों वाले एरियाज या इंडस्ट्रियल सेंटर्स आदिवासी एरिया में खूब लोकेटेड है। मतलब ये जिन जगहों पे रहते हैं ना, तो वो जगहों में माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बढ़िया है ना, लोकेटेड है। बताइए ट्रू या फॉल्स? मैं मूव नहीं करूंगी, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं एक जगह पे बिल्कुल सट के खड़ी हुई हूं। क्या होगा आंसर? तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है, ट्रू है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। 19th सेंचुरी की हम बात करें तो खूब जो है आदिवासी वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे थे। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। हिंदुइज्म में नहीं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। Forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. Forest obviously forest का बोल बताया जा रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। कोई भी एम्पायर हो या कोई भी सिविलाइजेशन को सेटल होने में या ग्रो करने में फॉरेस्ट का एक बहुत अहम रोल है इंडिया में। ट्रू है या फॉल्स? बताइए क्या लगता है आपको? तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट का एक अहम रोल है, इंपॉर्टेंट है, ट्रू हो जाएगा। द टर्म मेजोरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो टर्म हम यूज करते हैं मेजोरिटी, है ना, ये कब यूज किया जाता है? ऐसी कम्युनिटीज के जो न्यूमेरिकली क्या है, स्मॉल लेवल पे, है ना, जो न्यूमेरिकली नंबरिंग तौर पे मतलब कम है। मतलब जैसे मेजॉरिटी हम किसे बोल रहे हैं? फॉर एग्जांपल हिंदू और मुस्लिम्स हैं, तो जो मुस्लिम्स हैं वो मतलब उनकी नंबरिंग 40 और हिंदूज की 60 फॉर एग्जांपल, तो हम मुस्लिम्स को क्या बोल रहे हैं? मेजॉरिटी में। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि लेस नंबर में, न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इसी को मेजॉरिटी बोलते हैं क्या? क्या इसी को ही हम मेजॉरिटी बोलते हैं? तो इसको क्यों मेजॉरिटी बोलेंगे? मेजॉरिटी का तो मतलब होता है ज्यादा।
मेजोरिटी का मतलब होता है ज्यादा, बट यहाँ पे जो चीजें लिखी वो क्या है, न्यूमेरिकली स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये माइनॉरिटी होता तो सही होता, तब ट्रू हो जाता। क्लियर। तो ये हमारे क्या है, ट्रू और फॉल्स थे। तो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, विच स्टेट, और स्टेट्स मतलब एस लगा, यानी प्लूरल फॉर्म में भी कह सकते हैं, सिंगुलर भी अगर एक है तो, डू द शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस बिलोंग टू, किस स्टेट से, एक स्टेट या और भी अदर स्टेट से जो शक्ति और तांत्रिक जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, बिलोंग करती हैं, बताओ क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर। देख लेते हैं। द शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन बिलोंग टू द स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड आसाम, है ना। शक्ति, तांत्रिक, ये सारे ट्रेडिशन वेस्ट बंगाल और आसाम से रिलेटेड है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो स्टेट्स पूछा था या स्टेट, तो हम बताएंगे स्टेट्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल और आसाम दो स्टेट्स के नाम है। क्लियर। चलो, नेम द ट्राइबल कम्युनिटी विच ड्वेल्स इन द नियामगिरी हिल ऑफ उड़ीसा। ट्राइबल कम्युनिटी का आपको नाम बताना है ना, जो कहाँ रहती है, नियामगिरी हिल उड़ीसा में। Name the tribal community which dwells in the Nyamgiri hills of Orissa. कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सी हो जाएगी। पीछे अभी जब हम कर रहे थे, है ना, खॉन्ड्स, है ना, डोंगरिया खॉन्ड्स, कौन सी है, डोंगरिया खॉन्ड्स, ये वाली ट्राइब। अभी नियामगिरी पर्वत का पीछे हम देख रहे थे ना, मैच द कॉलम कर रहे थे जब। What is the general perception about आदिवासीज, हम बात करते हैं आदिवासी, ट्राइबल पीपल, है ना, ये जब हम ये देखते हैं तो इनके पीछे हमारा जनरल परसेप्शन क्या है, क्या हमने इनके लिए अपने जो है माइंडसेट बिठाया हुआ है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। The general perception about Adivasis is that they are primitive, backward and resistant to change, है ना। जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है इन आदिवासीज के बारे में, वो ये है कि बड़े पुराने टाइप के, बैकवर्ड, पिछड़े और लोग हैं, है ना, पिछड़े लोग हैं, पुराने टाइप के, जो बदलना नहीं चाहते, जो बदलाव नहीं चाहते, जो जैसे वैसे ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए क्या बना हुआ है, जनरल परसेप्शन बना हुआ है। क्लियर। चलो, Which factor leads to ghettoization of the Muslim community? क्या फैक्टर्स लीड करते हैं जिनके कारण मुस्लिम्स कम्युनिटी का गेटोइजेशन हो रहा है। और अभी गेटोइजेशन क्या है मैंने एक्सप्लेन किया था ना। गेटोइजेशन क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, उन्हें ऐसा लगता है क्या लोग कि भाई हमें दूसरे जो लोग हैं उनके साथ हमें मतलब उनके बीच में हमें और हमारे साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है ना। जैसे आप हो, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सिर्फ रिच लोग हैं, अच्छा स्कूल है और रिच लोगों के बच्चे आते हैं। आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो आपको कैसा लगेगा, अरे यार अलग हो जाना चाहिए, मैं ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ मेरे जैसे लोग हैं, वही लगेगा ना। तो ऐसे ही जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि हम ऐसी जगह रहने लग जाए जहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस प्रोसेस को जब वो ऐसे रहने लग जाते हैं अपने लोगों के बीच में, उसको गेटोइजेशन बोलते हैं। तो क्या फैक्टर लीड करते हैं जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी को गेटोइजेशन करना पड़ता है, तो देख लेते हैं। The social marginalization of the Muslim community leads to its ghettoization. Social marginalization, सामाजिक तौर पे जो इनके साथ marginalization होता है ना, इसके कारण हम कह सकते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है गेटोइजेशन करती है ना। ये फैक्टर्स लीड करते हैं इनके गेटोइजेशन को। ठीक है, क्योंकि सामाजिक तौर पे इनको ऐसा लगा, ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि अरे इनका पहनावा कैसा है, ये कैसे दिखते हैं, या क्या इनका ट्रेडिशन से तो अलग थलग कर दिया जाता है कि अलग ही टाइप के लगते हैं। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर। चलो, हाउ आर मुस्लिम्स यूजुअली आइडेंटिफाइड, मुस्लिम्स को यूजुअली हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मुस्लिम्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर बुरखा, लॉन्ग बियर्ड एंड फेस, है ना। जैसे बुरखा उरखा पहने होते तो हमें समझ में आता है ये मुस्लिम है ना। बियर्ड रहती है, अच्छी लंबी लंबी दाढ़ी और सर पे टोपी, इस तरीके से जैसे लगता है कि हाँ भाई ये मुस्लिम से अलग ही समझ में आता है। अब हम बुरखा पहने लोगों को ये थोड़ी बोलेंगे क्रिश्चियन है, हिंदू है, हमें पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम है। तो इनके जो अटायर है, जो इनका तरीका है, जो ये अप्लाई करते हैं, हिजाब पहनते हैं, कुछ भी ऐसा, तो उन तरीकों से हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये मुस्लिम है। ठीक है। चलो,
हु चेयर्ड द सच्चर कमिटी, सच्चर कमिटी को किसने चेयर करा था, कौन थे सच्चर कमिटी के चेयरमैन अगर हम कहें, द सच्चर कमिटी वाज चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर, कौन थे, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, क्लियर। चलो, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आदिवासीज इन आसाम, आसाम में आदिवासी की क्या पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन है भाई, What is the population of Adivasis in Assam? There are 70 lakh आदिवासीज इन आसाम, आसाम में कितने, लगभग 70 लाख आदिवासीज है ना, आसाम में कितने, लगभग 70 लाख आदिवासी हैं। How are आदिवासी सोसाइटीज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, आदिवासी सोसाइटी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कैसे अलग माना जाता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो सामने दिख रही है, जैसे हिंदूज लोग, अपर कास्ट के लोग दिखते हैं कि भाई यहाँ ये ज्यादा है, मेजोरिटी में है ना, या हम लोग जैसा हमारा पहनावा है, जैसा हमारे ट्रेडिशन से, बिलीफ से हमारा दिख रहा है, लेकिन उनको क्या करा जाता है, उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है कि अरे ये तो कोई अलग ही लोग हैं, तो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह रहते हैं जो पता भी नहीं चलती है, इनका अपना पहनावा है, इनकी अपनी बोली है, इनका अपने ट्रेडिशन है, इनको मेन स्ट्रीम से क्या कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है ना। तो कैसे ये कर सकते हैं, कैसे किया जाता है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। आदिवासी सोसाइटीज आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल और नो हायरकी अमंग देम। देखो ये बहुत अलग है क्योंकि इसमें कोई ऐसी हायरकी नहीं है, वर्ण सिस्टम ये फॉलो नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण कास्ट और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, इसके कारण इनको क्या करा जाता है कि जो कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी जिसमें हमारा वर्ण सिस्टम है, हमारा जाति सिस्टम है कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, या कोई बोलता है हम क्षत्रिय हैं, कोई बोलता है हम वैश्य हैं, कोई शूद्र है, इनके इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जाति पाति का, तो इसीलिए इनको अलग थलग समझा जाता है कि इनमें तो ना कोई कास्ट होती है, ना कोई ऐसी जाति होती है। दे हैव देयर ओन कल्चर कस्टम रिलीजन्स, इनके अपने ही खुद के जो है कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती हैं, है ना, अपने जो है रिलीजन होते हैं, रिलीजियस चीजें होती हैं। क्लियर आया समझ में। तो क्यों इन्हें अलग अलग समझा जाता है कि आदिवासी सोसाइटी क्यों डिस्टिंक्टिव है, क्योंकि इनके इसमें कोई हायरकी नहीं होती, कोई ऐसे वो नहीं होता कि भाई वो है कि वर्ण सिस्टम जैसे, ऐसी कोई हायरकी नहीं होती, है ना, जिसके कारण इन्हें क्या करा जाता है, अलग कर दिया जाता है। जाति वर्ण कास्ट इन सब, मतलब इनका वैसा सिस्टम नहीं जाति वर्ण वाला है, अलग थलग कर दिया जाता है। क्लियर हुआ। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग, इज इट गुड और बैड, व्हाई। स्टीरियोटाइपिंग से आप क्या समझते हैं, क्या ये अच्छी है या बुरी, क्यों। स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग मैं कई बार बता चुकी हूं, टू फिक्स एनी इंडिविजुअल टू फिक्स एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप है ना, किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को क्या करना, इन अ सेम वे, है ना। टू फिक्स एनी इंडिविजुअल और ग्रुप्स, कोई भी किसी के लिए भी क्या करना है, डिफरेंट इमेज क्रिएट करना, टू फिक्स इमेज फॉर एन इंडिविजुअल और ग्रुप। क्लियर। ये होता है स्टीरियोटाइप। मतलब क्या कर देते हैं हम कि लड़की है तो लड़की भाई यही सब्जेक्ट पढ़ेगी, लड़कियां हैं तो लड़कियों को यही जॉब करनी चाहिए, है ना, टाइम से घर आ जाना चाहिए, कम बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़के हैं तो लड़कों को रोना नहीं चाहिए, है ना, उनको जो है बाहर के काम करने होते हैं, घर के काम नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब चीजें, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लड़के लोग चुप रहते हैं, ये सारी चीजें हम क्या बना देते हैं, स्टीरियोटाइप, मतलब फिक्स इमेज हम कर देते हैं कि लड़के हो तो तुम ये सब्जेक्ट लो भाई, तुम्हें जॉब करनी है, परिवार पालना है, तुम लड़की हो तो तुम घर के काम सीखो,
है ना, ये जो है ज्यादा पढ़ो लिखने की जरूरत नहीं है और पढ़ भी लिख भी रही हो तो ये वाला कोर्स करो। तो हम क्या करें, स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप करना बैड है या गुड है? तो ऑब्वियसली ये बैड ही हुआ ना। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के लिए फिक्स इमेज बना के रख रहे हैं कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो आलसी होते हैं, इनके जो ये कास्ट वाले रहते हैं वो सब ऐसे ही लालची होते हैं, शहर वाले लोग ऐसे आलसी होते हैं, गांव के लोग ऐसे गरीब होते हैं, है ना, उनको मतलब अनएजुकेटेड होते हैं। हम क्या बना देते हैं, ये हमारा स्टीरियोटाइप है उनके लिए, है ना। आंसर देखते हैं। स्टीरियोटाइपिंग मींस सीइंग एंड प्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर वेज विदाउट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द रियलिटी ऑफ देयर लाइव्स। हम क्या कर देते हैं, हम किसी के लिए एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हैं। हमें नहीं पता उनकी रियल लाइफ कैसी है, हमें नहीं पता वो रियली कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा उनका मन है, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। लेकिन हमने क्या करके रखा है, हमने एक फिक्स इमेज बना के रखी है कि हाँ यार ऐसे होते। मैं कभी गाँव नहीं गई, मतलब मैं ऐसी बता रही हूँ, गई हूँ, लेकिन मैं कभी गाँव नहीं गई, लेकिन मैंने टीवी देखा है, लोगों से सुना कि गाँव के लोग तो अनएजुकेटेड होते हैं, ना नैरो माइंडेड होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, बात करने का तरीका सलीका होता नहीं है। शहर के लोग घमंडी होते हैं, आलसी होते हैं, मतलब से मतलब रखते हैं। क्या ऐसा है क्या रियल में? नहीं है ना। लेकिन गांव के लोग शहर वालों के लिए और शहर के लोग गांव वालों के लिए, ये तो फिर भी मैंने क्षेत्र वाइज एग्जांपल दे दिया। कास्ट वाइज भी देखो कि अरे वो कास्ट के लोग तो कंजूस होते हैं, वो कास्ट के लोग तो बड़े मतलबी होते हैं, है ना, वो लोग तो बहुत डरपोक होते हैं। जो भी चीजें हमने क्या कर ली, बिना मिले बिना जाने एक फिक्स इमेज क्रिएट कर ली है। तो स्टीरियोटाइपिंग मींस सीइंग एंड प्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर वेज। पर्टिकुलर वे हम एक सेट कर लेते हैं विदाउट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ्स। उनकी जिंदगी के बारे में फुल नॉलेज या करेक्ट नॉलेज या जो सही जानकारी के बिना हम क्या करते हैं, उनको जज कर लेते हैं। आदिवासीज फॉर एग्जांपल आर यूजुअली डिपिक्टेड इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड हेडगियर। आदिवासीज को जब भी आप देखोगे ना, कभी टीवी में कोई अच्छा ऐसे दिखाया है, कोई भी ऐसे कॉमेडी सीन से ऐसे दिखाया जाता है तो बस झिंगा लाला हूँ करते हैं, पत्तों के वो स्कर्ट जैसा पहने रहेंगे, हेड गियर्स रहते हैं, पुता रहता है उनके, और ऐसे भाला वाला वैसे, है ना, वो पकड़े रहते हैं, एरोज वगैरह लेकर घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इमेज ऐसी बनाई है वो ऐसे ही होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। तो आदिवासीज फॉर एग्जांपल आर यूजुअली डिपिक्टेड इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड हेडगियर। स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट गुड बिकॉज इट लीड्स टू द रॉन्ग नोशंस अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑन दैट बेसिस डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इट, है ना। मतलब अगर ये तो फिर भी हमने आदिवासी का एग्जाम्पल लिया, स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, वाकई में बहुत ही ज्यादा क्या होती है, बुरी होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अपने एक पर्टिकुलर राय या इमेज बना लेते हैं कि हाँ यार ये ऐसे ही होंगे, इनका बिहेवियर ऐसे ही होगा, और उसके बिहाफ में उनके साथ भेदभाव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई गांव की कोई 2-4 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, कोई आपको पता चला है कि ये 2 गांव से आए हैं, है ना, तो आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, हाय हेलो हो रहा है, टीचर ने बोला आप लोग मिलो, न्यू स्टूडेंट है, तो जो लोग यहीं के हैं आपके सिटी के, तो आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, उनको जाने बिना, उनसे बात किए बिना आप उनको अवॉइड कर रहे हो। कुछ भी कहीं जाना है, अगर कुछ आप लोग का ग्रुप कुछ करने वाला है तो आप दूसरों को इंक्लूड करोगे, उन लोगों को इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में रहेगा अरे यार तो गांव के लोग हैं, इनको इतना पता नहीं होगा। आपने क्या कर दिया, उनके साथ भेदभाव कर दिया, आपने उनको जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों भेदभाव कर दिया? क्योंकि आप स्टीरियोटाइप पर एक्ट कर रहे हो, आपने पर्टिकुलर इमेज बना रखी है कि वो ऐसे ही होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टीरियोटाइप करना क्या है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स से आप क्या समझते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एसटी। किसके लिए यूज होता है एसटी? ये आदिवासी के लिए यूज होता है ना, आदिवासी के लिए यूज होता है। आदिवासी कह लो, ट्राइबल पीपल कह लो, इन लोगों के लिए यूज किया जाता है। रुको मैंने क्या लिख दिया, आदि, स्पेलिंग ही गलत लिख दी, आदिवासी, ठीक है, आदिवासी, ट्राइबल पीपल, इनके लिए यूज किया जाता है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हम लोग दलित्स, अनटचेबल्स के लिए यूज करते हैं, लोअर कास्ट के लोगों के लिए यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने टर्म दिया हुआ है इनको डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Scheduled tribe is a term used to refer to Adivasis. This term is used by the Indian government in official documents. जो भी इनके official documents रहते होंगे, कागजात रहते होंगे, जो इनसे रिलेटेड काम करते होंगे, कुछ भी पॉलिसी होगी, कुछ भी चीजें, तो क्या टर्म यूज करते हैं इनके लिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये नहीं बोलेंगे कि आदिवासी, ये नहीं लिखते, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनके लिए लिखा जाता है। There is an official list of tribes sanctioned by the government. If, when the government formulates any policy or programs for scheduled tribes, all the designated tribal communities become entitled to it. अब क्या होता है, इनके लिए ऑफिशियल लिस्ट भी है ना, गवर्नमेंट ने इनके लिए एक ऑफिशियल प्रॉपर लिस्ट भी बनाई हुई है, क्या क्या इनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे ना,
स्पेशली उनसे पूछना जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं, है ना, कि लिखा रहेगा इतनी फीस SC ST के लिए, इतनी फीस जनरल के लिए, इतनी OBC के लिए, है ना, SC ST के लिए इतना कट ऑफ जा रहा है, OBC के लिए इतना कट ऑफ जा रहा है, जनरल के इतना कट ऑफ जा रहा है। ये SC ST OBC जनरल क्यों करके रखा है? क्योंकि SC ST OBC को प्रिविलेज मिलती है, स्पेशली अगर SC ST की बात करें तो बहुत ज्यादा, है ना, क्लियर। तो इसीलिए उनके लिए जो टर्म ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किसके लिए? ST के लिए, और SC किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, लो कास्ट या अनटचेबल्स के लिए। If or when the government formulates any policy or program, जब भी कभी गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी, कोई भी नई प्रोग्राम्स ऐसे लेकर आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो सारी ही ट्राइबल कम्युनिटीज, ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, सारी ही ट्राइबल कम्युनिटीज क्या हो जाएंगी इसके लिए एंटाइटल हो जाएंगी, है ना, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ बनाया हुआ है, मतलब पॉलिसी आई, प्रोग्राम्स आए, तो कुछ ही लोगों के लिए आए, कुछ ही ट्राइबल ग्रुप के लिए, नहीं, वो किसके लिए आ जाएगी? पूरी ट्राइबल कम्युनिटी उसके अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर। जैसे अगर फैसला बना रहे कि भाई इंडिया के लिए है, तो इंडिया के लिए थोड़ी कि सिर्फ इंडिया के कुछ ही स्टेट्स या कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए, तो ऐसे यहाँ भी सबके लिए। ठीक है, चलो। Which knowledge system did wipe out with the loss of lands by the आदिवासीज, है ना, जब आदिवासी से क्या कर लिया जाता था, हमने देखा था उस टाइम पे उनके बेचारों की जमीनें, जो उनकी जमीन है, जो उनके घर हैं, जहाँ पे इतने सालों से वो लोग रहे हैं, मेहनत करते आए हैं, खेती बाड़ी करते हैं, रहते आए हैं, वो उनसे छीन ली जाती है। और उसी जमीन का उन्हीं को अच्छे से नॉलेज होता है ना कि क्या क्या इस जमीन से हमें मिल सकता है। ठीक है, Adivasis know and use around 10,000 plant species found in forest areas, है ना। अब इस जमीन पे क्या क्या प्लांट्स, क्या क्या स्पीशीज है, इसके बारे में किसको जानकारी? उन्हीं को जानकारी ना, जो जिस जगह पे रहता है उसे अपनी जगह का अच्छे से पता होगा। तो आदिवासीज नो एंड यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज। आउट ऑफ दीज अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज आर फाउंड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। जैसे लगभग 10,000 प्लांट स्पीशीज जो है फॉरेस्ट में मिलेगी, उसमें से भी 8,000 स्पीशीज किस लिए काम आएगी? मेडिसिनल पर्पस के लिए, इलाज वगैरह के लिए, है ना, स्वास्थ्य इलाज के लिए। 325 आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, 325 जो है उनको पेस्टिसाइड्स के लिए यूज किया जाएगा। 425 को एज अ गम यूज किया जाएगा, रेजिन्स एंड डाइस। 550 एज फाइबर्स एंड 3500 आर एडिबल, है ना। तो उनको ये कैसे पता? ये उनको नॉलेज है क्योंकि वो वहां रहते हुए आए। अब उनसे उनको उनकी जगह से हटा लोगे तो ये जानकारी कौन दे पाएगा? इतनी जानकारी पता किससे चल पाएगी जब जो रहते थे, जिनको पता था, उन्हीं को हटा दिया। द एंटायर नॉलेज सिस्टम अबाउट so many plant species and their utilities gets lost when Adivasis lose their rights on forest lands. पूरा ही ये जो नॉलेज है, नॉलेज सिस्टम है प्लांट स्पीशीज का और उनकी यूटिलिटीज का, क्या हो गया? सब लॉस्ट हो गया है ना, जब आदिवासीज को उनके जो अधिकारों से, जमीन के अधिकारों से, मतलब जमीन से उनका अधिकार छीन लिया गया, राइट्स छीन लिए गए। तो क्या हो गया इनसे? ये सारी चीजें भी छिन गई, ये सारा नॉलेज भी उन्हीं के साथ चला गया। क्लियर, चलो। Why were forests considered very crucial to the development of all empires and settled civilization? क्यों फॉरेस्ट को ऐसा माना जाता है कि बड़ा ही क्रूशल है किसी भी एम्पायर के ग्रो होने में, किसी एम्पायर के डेवलप होने में, है ना, ग्रो होने में या सेटल सिविलाइजेशन के लिए फॉरेस्ट का क्या रोल है ना, क्यों इनको इंपॉर्टेंट या क्रूशल कंसिडर किया जाता है? History tells us that forests were absolutely important to the development of all empires and settled civilization in India. History बताती है कि जो forest है क्या है? Absolutely important है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to the development of all empires. सही बात है, क्योंकि forest से लकड़ियाँ मिलती, forest से जानवर मिलते, forest produce मिलते हैं, तो ये क्या empire के काम नहीं आएंगे, civilization के काम नहीं आएंगे। अब आप कोई वॉर लड़ते तो वहाँ से आपको जंगली जानवर मिल रहे हैं, हाथी घोड़े मिल रहे हैं, है ना, आपको लकड़ियाँ मिल रही हैं, टूल सामान बनाने के लिए, और भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत सी चीजें ऐसी मिल रही हैं, फल फ्रूट या जो भी चीजें लग रही हैं वो सब मिल रहा है, तो फॉरेस्ट क्या जरूरी नहीं है? मेटल ओर्स लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स देमसेल्व्स ऑल केम फ्रॉम दी फॉरेस्ट। मेटल ओर्स कौन से हो गए? जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया, डायमंड हो गया, है ना, इनवैल्यूएबल टिम्बर हो गया, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब ये सारे
सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। क्या क्या मिल रहा है? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आयरन ओर मतलब मेटल ओर्स मिल रहे हैं, खदानें मिल रही हैं, है ना, टिम्बर मिल रहा है, यहाँ से मेडिसिन हर्ब, उपचार करने वाली ऐसी स्वास्थ्य की रिलेटेड हर्ब्स मिल रही हैं, जानवर मिलते हैं, है ना। ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सारी चीजें किनसे मिल रही है? सब जंगलों से ही मिल रही हैं। तो जंगल क्या जरूरी नहीं होंगे? ऑब्वियसली जंगल जो है किसी भी एम्पायर के ग्रो होने में, डेवलप होने में या किसी सिविलाइजेशन के सेटल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इवन टुडे फॉरेस्ट हेल्प रिचार्ज मेनी ऑफ इंडियाज रिवर एंड इट्स क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। आज के टाइम पे भी और इवन आने वाले टाइम की भी मैं बात करूं, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, है ना, इंडिया की रिवर के लिए, इसकी क्वालिटी, जो एयर, जो हवा या पानी के लिए, सबके लिए किसका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा? फॉरेस्ट का एक अहम भूमिका रहेगी ही रहेगी। क्लियर? चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आदिवासीज। आदिवासीज पर आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आदिवासीज। देख लेते हैं। आदिवासीज, द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, उनको आदिवासीज बोलते हैं। आदिवासीज ओरिजिनली लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट रीजन्स। देखो ज्यादा करके कहाँ मिलेंगे? ओरिजिनली ये या तो जंगल में या तो जंगलों के आसपास आपको रहते हुए दिखेंगे। कौन? आदिवासी। They were engaged in cultivation, agriculture, hunting, gathering, etc. किन किन चीजों में, किन किन एक्टिविटीज में एंगेज है? कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, हंटिंग में, गैदरिंग में, इन सब में। They were aware of the different plant species available in the forest and their utilities. वो किन चीजों से अवेयर थे? डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के बारे में, है ना, फॉरेस्ट के बारे में, और उनकी यूटिलिटीज कैसे हैं, उनकी यूजिबिलिटी क्या, किस तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में उनको नॉलेज भी है। They lived in close harmony with nature. ये बिल्कुल प्रकृति के साथ हार्मोनी में रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, नहीं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि भाई ये जंगल है, पानी है, पहाड़ है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आदिवासी क्या है? इनका लिटरल मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होता है, जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में रहने का काम करते हैं, है ना। ये कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, हंटिंग और गैदरिंग में जो है एंगेज रहते हैं। दे वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। बहुत सी प्लांट स्पीशीज का इनको नॉलेज भी रहता है ना, क्या फॉरेस्ट है, मतलब जो भी चीजें फॉरेस्ट में अवेलेबल और उनकी यूटिलिटीज के बारे में। ये किस में रहते हैं? हार्मोनी में रहते हैं नेचर के साथ। हाउएवर विद चेंज इन फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, द आदिवासीज वर फोर्सफुली एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, है ना। हाउएवर, जैसे ही फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज हो रही है और इनके इंटरवेंशन के साथ ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज, आदिवासी फोर्सफुली क्या कर रहे हैं? इनको एविक्ट कर दिया जा रहा है ना। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है, ये माइनिंग्स वगैरह, वो ये खदानें वगैरह, ये सारी इंडस्ट्री जो सेटअप हो रही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इनके कारण इन आदिवासी को अपने जगहों को छोड़ना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी इनको हटा दिया जा रहा है वहां से। सिंस द फॉरेस्ट एरियाज वर फाउंड टू बी रिच इन मेटल ओर्स, टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, the tribals were evicted from there. अब हमने देखा ना, जो फॉरेस्ट एरियाज है वो कहाँ है? फॉरेस्ट एरियाज में क्या क्या मिल रहा है? अच्छे मेटल ओर्स मिल रहे हैं, खदानें मिल रही हैं, टिम्बर मिल रहा है, और भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना। जो और क्या चीजें, ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल है। The tribals were evicted from their areas. इसीलिए उनके एरिया से उनको क्या कर दिया जा रहा है? भगा दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है कि भाई खदानें हैं, यहाँ पे हमें खदानें मिलेगी, हम यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, हम वहाँ पे रिजर्व बनाएंगे, हम यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, तो बेचारे जो वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। They were then deprived of their place of living and livelihood and forced to move to cities in search of work. अब सही बात है, जीना है, ऐसा तो है नहीं जिंदगी खत्म कर लेंगे, है ना। जीना है तो बेचारों को शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, वहां पर उन्हें ऐसे ऐसे काम ढूंढने पड़ते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, जहां पर वहां पर भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, बट उनकी मजबूरी होती है ऐसी जगहों पे काम करना। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि जमीनें तो उनसे अपना जो घर तो छिन जाता है, अब पेट पालना है तो जहां जो नौकरी मिल जाए बेचारों को करनी पड़ती थी। ठीक है, चलो, What do you understand by ghettoization? ghettoization से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूं कई बार ghettoization का मीनिंग। देख लेते हैं क्या समझते हैं हम ghettoization से। There are certain groups of people or communities in our society who experience exclusion from the mainstream in different ways. है ना, यहाँ पे बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, लोग, मतलब ऐसी कम्युनिटीज हैं हमारे समाज में जो क्या देखती हैं, जो ये फेस करती है कि हमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से क्या कर दिया जाता है? अलग थलग कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
Their exclusion may be because of their different languages, custom, religions, etc. अब ये जो उनको अलग थलग कर दिया जाता है, एक्सक्लूजन क्यों होता है, क्या कारण रहता है? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं या उनका कस्टम अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आसपास में जैसे जो है क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं, तो हम उनको इतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, मतलब उनको ऐसा नहीं कि उसका कुछ बुरा कर रहे, लेकिन उनको वो इंपॉर्टेंस या उनको वो अटेंशन नहीं दे रहे, भेदभाव कर रहे हैं बेसिकली। अपने लोगों से अच्छे से बात, अपने लोगों को बुला रहे हैं, अपने लोगों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो उनको कैसा लगेगा कि अरे यार हमें अलग कर दिया गया है ना, अलग थलग कर दिया गया है। लैंग्वेज के बेसिस पे कि अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे बंगाली बोलने वाले ज्यादा है, बट कोई एक दो लोग मराठी बोलने वाले आ जाए, तो उनको अजीब लगेगा कि अरे यार हमें तो वो इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही, हमें तो लोग कोई पूछ भी नहीं रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन सा लगेगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे, अलग थलग हो जाते हैं, है ना। This exclusion leads to those communities not having access to resources and opportunities and therefore marginalization. और यही exclusion क्या लीड करता है? टू दोज कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन कम्युनिटीज का रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज में एक्सेस नहीं हो पाता है। क्यों? जो भी रिसोर्सेज बाकियों को मिल रही उनसे ये अलग थलग हो जाते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी बाकियों को मिल रही वो इन्हें नहीं मिलती है ना। Marginalization can be economic, social, cultural and political and even all of them together. Marginalization क्या होती है? Marginalization इकोनॉमिक वे में भी हो सकती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बाकियों से अगर अलग है, कम है, तो आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, है ना। सामाजिक तौर पे आपको अलग थलग कर दिया जाता है, कल्चरल तौर पे या पॉलिटिकल वे में, तो इन सबको मिला के क्या होता है? मार्जिनाइजेशन होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल वे में कहें, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल। ऑल दीज फैक्टर्स कंपेल द मार्जिनाइजेशन कम्युनिटी टू ग्रुप टुगेदर एंड लिव अमंग देयर ओन एज दे फील सिक्योर, है ना। ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर क्या करते? कंपेल करते मार्जिनाइज कम्युनिटी को टू ग्रुप टुगेदर एंड लिव अमंग देयर ओन एज दे फील सिक्योर। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार जब हमें अलग थलग कर दिया जा रहा है हर तरीकों से, है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, बुरा बुरा लग रहा है, तो क्यों ना हम भाई ऐसे लोगों के बीच में जाए जो हमारे या हमारे जैसे लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? खुद को अलग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड गेटोइजेशन, और इसे गेटोइजेशन होता है, क्या कहते हैं? दिस लीड्स टू देम बिकमिंग alienated from the rest of the society and thereby further marginalization। इसी के कारण वो बाकी समाज से कैसे हो जाते हैं? एलियन जैसे, मतलब बाहर के हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम हमारे लोगों के बीच में जाएंगे, जैसे मैं हूं, मैं रह रही हूँ कि अरे यार अच्छे रिच लोग हैं, है ना, मतलब मेरी जो सोसाइटी अच्छे पैसों वाली है, तो बढ़िया 4-4 3-3 कार्स हैं, बड़े बड़े अच्छे उनके फ्लैट्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और बढ़िया अच्छा पहन ओढ़ रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, है ना, मुझसे भी कम बात करें, इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और मेरे पास इतना कुछ है भी नहीं, मेरा घर भी छोटा सा है ना, मेरे पास इतनी अवेलेबिलिटी है, और इवन मैं रेंट पे रह रही हूँ, वो लोग तो अच्छा खुद का ही घर है, तो मुझे क्या लगेगा यार कि यहाँ तो सब रिच हैं और ना बुला रहे हैं, ना ढंग से बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपने जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके बीच में चली जाऊँ। तो यही प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गेटोइजेशन की प्रोसेस, है ना। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने लोगों के बीच में चले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, क्लियर। और जिस जगह में जाऊंगी उस एरिया को क्या बोला जाएगा? गेटो बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? गेटो। तो अब समझ में आया कि गेटोइजेशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। How are social and economic marginalization related to one another? Explain। किस तरीके से सोशल हो या इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन हो, रिलेटेड है, कैसे जुड़े हुए, एक्सप्लेन करना है। सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। The Adivasis lost their only source of income when they forced to abandon their homes in the forest। है ना, आदिवासीज बेचारे क्या कर पाते? उनका जो एकमात्र सोर्स होता है इनकम का, कमाई का, वो उनके हाथ से चला जाता है जब उन्हें उनकी जंगलों को, उनके घरों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। फिर वो मजबूरी में दूसरी जगह जाते हैं। They had no choice but to give up their customs and adopt a new way of life। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती, है ना। वो क्या करते? अपने कस्टम्स को जो है गिव अप कर देते हैं एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब उन्हें लगता है कि यार जहां हम रह रहे थे, जैसा हमारा ट्रेडिशन था, जैसा हमारा तौर तरीका था, वो सब हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम नई जगह जा रहे हैं, यहाँ से तो हमें भगा दिया गया है, अब नई जगह जाएंगे, वहां नए तौर तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे लोग की जगह है। अब हमें तो जीविका चलानी, काम करना है, तो दूसरी जगह जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ेगी, और वहां पे उस हिसाब से रहना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी रहेंगे जैसे यहाँ रहते थे, जो हमारा तौर तरीका था वहां थोड़ी रख सकते। As a result, they experienced social and economic marginalization since they were left without a means of support and forced to live in difficult circumstances। इसी के कारण चाहे सोशल वे में कहें या इकोनॉमिक वे में कहें, इनके साथ क्या हो जाता है? मार्जिनाइजेशन हो जाता है, और ये कैसा फील करते हैं? लेफ्ट आउट फील करते हैं, है ना। इनको लगता है कि हम अलग थलग हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सपोर्ट, वो सहारा नहीं मिल पाता, और इन्हें क्या करना पड़ता है? ऐसे बुरे हालातों में, सर्कमस्टेंसेस में रहना पड़ता है।
एज अ रिजल्ट दे एंड देयर किड्स हैड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर स्किल्स। इसके कारण वो हो या उनके बच्चे हो, उनके पास क्या रहती है, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी बचती है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, है ना, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज उनके पास रह जाती है। क्लियर हुआ, आया समझ में? सही बात है ना, जब उनको अपना पढ़ने लिखने दिया जा रहा प्रॉपर, ना इन्वॉल्व किया जा रहा है, ना वो रिसोर्सेज मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो बेचारे कैसे हो जाएंगे, डिप्राइव्ड हो जाएंगे। People did not have appropriate access to medicines and remedies due to the destruction of the trees, है ना, people हो, लोग हो, उनके पास appropriate access नहीं होता medicines पर, remedies पर, due to the destruction of the trees, है ना, पेड़ वेड़ सब डिस्ट्रॉय हो जाते, सब बर्बाद कर दिए जाते, तो उनके पास वो चीजें हो नहीं पाती जो पेड़ों से हमें मिलती हैं। द सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन आर इंटीमेटली रिलेटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन है क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर दी हार्डशिप्स फेस्ड बाय द आदिवासीज, क्या प्रॉब्लम बेचारे जो आदिवासीज हैं उन्होंने फेस करी, क्या क्या बेचारे बुरी चीजें, देख लेते हैं। द आदिवासीज वर पुश्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड एंड दे हैड टू माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आदिवासीज क्या कर पा रहे थे, उनको जंगलों से बेचारों को भगा दिया जा रहा था, है ना, उनको दूसरी जगहों पर माइग्रेट होना पड़ रहा था, है ना, दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, जब अपनी जगह से हटा रहे हैं तो दूसरी जगह ही जाएंगे ना। The Adivasis experience hardship and death during the migration, और माइग्रेशन के टाइम उनको बेचारों को बहुत ज्यादा बुरे हालात झेलने पड़े, है ना, इवन उनकी मौत भी हो गई, है ना, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, बीमार पड़ गए और मौत हो गई। 5 लाख आदिवासीज हैड पेरिश इन दीज माइग्रेशंस, लगभग इस माइग्रेशन के कारण 5 लाख आदिवासी का सफाया हो गया, हम कह सकते पेरिश हो गए, है ना, ठीक है। When forests were cleared for mining, a majority of tribals are displaced, जब फॉरेस्ट को यूज किया गया कि भाई हमें यहाँ से जंगल को यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, खदानें बनाएंगे, तो बेचारे जो वहाँ ट्राइबल ग्रुप रहते थे उनको क्या कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था, हटा दिया जाता था, डिस्प्लेस कर दिया जाता था। वाइड एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर व्हेन मेनी डैम्स वर बिल्ट इन इंडिया आफ्टर 1947, है ना, बहुत से एरियाज जो थे फॉरेस्ट लैंड के वो भी डूब गए, है ना, पानी में। व्हेन मेनी डैम्स वर बिल्ट इन इंडिया, जब बहुत से डैम्स जो है बनाए गए तो ये फॉरेस्ट वगैरह सब सबमर्ज हो गए, सब उसमें ही रह गए। ड्यू टू दिस मेनी आदिवासीज वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, और इस कारण से बहुत से आदिवासी जो बेचारे लोग थे उन्हें क्या करना पड़ रहा था, अपनी जगह छोड़ कर जाना पड़ रहा था। अब सही बात है ना, अब जहाँ पे माइनिंग होगी या एग्रीकल्चर के लिए लैंड खाली करवाएंगे या उनको उनकी जगह पे वहां पे डैम्स वगैरह करवाएंगे तो कहाँ रहेंगे, उनको जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कहाँ का बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा एंड झारखंड की, यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स को ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, बेचारों को माइग्रेट होना ही पड़ा, और माइग्रेट होते होते भी उनकी जान चली गई। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट आदिवासीज लैंड आर वार टोन एंड ऑक्यूपाइड बाय द मिलिट्री। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आदिवासियों का जो लैंड है वहां पे मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है, मिलिट्री सेटअप है। देयर आर 106 नेशनल पार्क्स एंड 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में जो 106 नेशनल पार्क है और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और ये पार्क, ये जो फॉरेस्ट एरियाज है, ये आदिवासी को ही हटा के बनाए गए, है ना, जो नेशनल पार्क है, जो रिजर्व, ये जो सेंचुरीज बनी हुई है, ये इन्हीं को हटाया गया, इनको इनकी जगह से हटा के तभी तो बनाए गए। तो सोचो बेचारे हर का, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे माइनिंग के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट के कारण हो, चाहे जो है जो हम कह रहे हैं पार्क्स वगैरह के लिए हो, सेंचुरीज के लिए हो, ये सब के लिए अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है, आदिवासी। क्यों? अल्टीमेटली उन्हीं को हटाया जा रहा है ना उनकी जगह से। क्लियर? चलो केस बेस्ड क्वेश्चन है अब आपके पास। आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी जो टर्म है उसका ओरिजिनल जो मतलब लिटरल मीनिंग है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आर कम्युनिटीज, ये वो कम्युनिटीज होती हैं हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। ये ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास ही आपको रहते हुए देखने को मिलेगी। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। लगभग 8% जो भारत की पॉपुलेशन है वो क्या है, आदिवासी। एंड मेनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। और बहुत से जो इंडिया के इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है, आदिवासी एरिया में, जैसे जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो, भिलाई अमंग अदर्स। आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन। आदिवासी होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। देयर आर
ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब ये क्या है, कहाँ कौन से एरियाज में, स्टेट्स में जो है आदिवासी ग्रुप हमें मिलेंगे, तो यही बताया जा रहा है। ठीक है, सारे नाम है। फिर उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हमें मिल जाएंगे। चलो, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट आदिवासीज। आदिवासीज के बारे में आपको लिखना है। तो आदिवासीज द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, है ना। आदिवासी का जिनको ओरिजिनल मीनिंग होता है जो है, और मतलब लिटरल मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो हमें क्या मिलेंगे, जंगल और जंगल के आसपास वाले एरिया में। ठीक है। हाउ मेनी परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया की कितनी जो है पॉपुलेशन आदिवासी 8% हमने देखा था। नेम द स्टेट्स वेयर आदिवासी इज पर्टिकुलर न्यूमरस। आपको वो स्टेट्स के नाम बताने जहाँ पे आदिवासी खूब हमें मिलेंगे। तो ये स्टेट्स हैं जैसे कौन सी जगह, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। क्लियर। चलो, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।